दोस्तों, हम इंसान इस रहस्यमय ब्रह्मांड के एक ऐसे खूबसूरत ग्रह पर निवास करते हैं जो कि ब्रह्मांड का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इंसान आज इतना एडवांस हो गया है कि आज हमारे लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर ना सके। हमने अंतरिक्ष अभियानों के जरिए ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को खोल कर रख दिया है। दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि हम जिस सौरमंडल में निवास करते हैं आखिर उसकी बाउंड्री कहाँ तक है? क्या हमारा सौरमंडल प्लूटो तक ही सीमित है? आखिर प्लूटो से आगे क्या है? अगर प्लूटो के पास जाकर देखा जाए तो हमें क्या नजर आएगा? तो चलिए दोस्तों, इन सभी सवालों का सटीक अंदाज में जवाब तलाशते हैं। हेलो दोस्तों, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल की शुरुआत हमारे सूरज से होती है, जिसमें शुरुआत के 4 ग्रहों को स्थलीय ग्रह माना जाता है, जिसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स शामिल है। बात करें सूरज और मंगल ग्रह के बीच के डिस्टेंस की, तो मंगल ग्रह सूरज से 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। इन 4 ग्रहों के बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड मौजूद है। इस जगह को एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद छोटे बड़े सभी ऑब्जेक्ट सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। आपको बता दें कि एस्टेरॉयड बेल्ट 14 करोड़ 9 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सूर्य से 32 करोड़ 91 लाख किलोमीटर से शुरू होता है और 47 करोड़ 87 लाख की दूरी में फैला हुआ है। दोस्तों, आप कई सारी एनिमेशन फुटेज में देखते हैं कि एस्टेरॉयड काफ़ी नज़दीक दिखाई देते हैं, मगर दोस्तों रियलिटी में ये बहुत ही दूर होते हैं। इस क्षेत्र को पार करने के बाद सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की दुनिया आती है, जिसमें जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। इन ग्रहों को गैसीय प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे लास्टवा प्लैनेट नेपच्यून है। ये सूरज से लगभग 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। इसके बाद प्लूटो आता है, जो कभी सौरमंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन आज एक बौना ग्रह बनकर रह गया है। दोस्तों, 1990 के दशक तक हम इंसान प्लूटो को ही सौरमंडल की बाउंड्री मानते थे। हमारा मानना था कि प्लूटो ही सौरमंडल की आखिरी बाउंड्री है, मगर फिर साल 1992 तारीख 19 अगस्त वैज्ञानिकों की एक टीम अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के साथ नजर गड़ाए बैठी थी। तब उन्हें अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नजर आया जो कि सौरमंडल की परिभाषा ही बदलने वाला था। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में कुछ डॉट जैसा नजर आ रहा था। इसके बाद वैज्ञानिकों को पता चल गया था कि वहां पर कोई 1-2 ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का घेरा बना हुआ है, जो कि एक डिस्क के रूप में सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और इसी तरह वैज्ञानिकों ने काइपर बेल्ट को खोज निकाला। काइपर बेल्ट की खोज के बाद सौरमंडल का क्षेत्र अरबों किलोमीटर बढ़ गया था। काइपर बेल्ट में लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद है। काइपर बेल्ट की वस्तुएं सर्दी की सख्ती से जमे हुए पानी, मीथेन और अमोनिया की मिलीजुली बर्फों की बनी हुई है। दोस्तों, काइपर बेल्ट का मेन एरिया 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस दूरी को कहा जाता है जितनी दूरी सूरज और पृथ्वी के बीच में है। सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि काइपर बेल्ट का अंतिम छोर ही हमारे सौरमंडल का अंतिम किनारा है, तो ये आपका सोचना गलत है। सौरमंडल आपकी कल्पना से बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, काइपर बेल्ट से आगे सूरज ने एक डिफ्लेक्टर शील्ड बना रखी है। दरअसल हमारा सूरज हर सेकंड अरबों टन हाई एनर्जी पार्टिकल्स सोलर विंड के रूप में बाहर फेंकता रहता है, जो अंतरिक्ष में यात्रा करती हुई सूरज के चारों ओर एक शील्ड बना लेती है, जिसे हम हेलियोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस शील्ड की वजह से ही आज हम पृथ्वी पर जिंदा है, क्योंकि दोस्तों गैलेक्सी के अंदर सुपरनोवा फटते रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें से काफ़ी खतरनाक कॉस्मिक रेंज निकलती है। अगर ये कॉस्मिक रेंज डायरेक्ट हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो पृथ्वी पर
जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। इस खतरनाक कॉस्मिक रेज से हमें बचाता है हमारे सौरमंडल का हीलियोस्फीयर, जो कि अंतरिक्ष में 14 अरब किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो सूरज के चारों ओर एक बुलबुले की तरह नजर आता है। जब ब्रह्मांड से आ रही खतरनाक कॉस्मिक रेंज सोलर विंड से टकराती है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। अब दोस्तों फिर से सवाल वही है कि क्या सौरमंडल का अंतिम किनारा हीलियोस्फीयर तक ही सीमित है? लेकिन हम आपको बता दें कि सौरमंडल इससे भी कहीं आगे तक फैला हुआ है। दोस्तों आपको पता होगा कि वॉयेजर अंतरिक्ष यान, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया था, इसका मकसद सौरमंडल के ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाना था जिनसे हम कई सालों से अनजान थे। वॉयेजर अंतरिक्ष यान आज हमसे करीब 149 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है। लेकिन क्या वाकई में वॉयेजर अंतरिक्ष यान सौरमंडल से बाहर जा चुका है? तो इसका जवाब होगा जी नहीं। वॉयेजर को सौरमंडल की बाउंड्री पार करने में अभी हजारों साल समय लग सकता है। ये सौरमंडल के एटमॉस्फेयर से तो बाहर जा चुका है, लेकिन सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण से नहीं। दोस्तों हेलियोस्फीयर से आगे भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण से कनेक्ट है। सूर्य के इतने दूर के हिस्से को हम देख तो नहीं पाते हैं, पर कभी कभी ये वस्तुएं वहां से छिटक कर सौरमंडल के अंदर की तरफ आ जाती है, जो पृथ्वी पर जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। इन्हें हम जानते हैं कॉमेट्स के नाम से। आपको बता दें कि कॉमेट भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट और लॉन्ग पीरियड कॉमेट। शॉर्ट पीरियड धूमकेतु मंगल ग्रह के पीछे मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड धूमकेतु एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से आते हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लॉन्ग पीरियड धूमकेतु हर 1000 साल बाद या इससे भी अधिक समय में एक बार आते हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मेहमान कोई नज़दीक जगह से नहीं, बल्कि बहुत दूरी से अंतरिक्ष में यात्रा करके आते हैं, जो सूरज से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होने के कारण इन पर बर्फ जमी रहती है, जो सूरज के नज़दीक आते आते पिघल जाती है और इनका आकार छोटा हो जाता है। पिघलती हुई बर्फ पीछे पूंछ की तरह नजर आती है। दोस्तों ये धूमकेतु सौरमंडल में समय समय पर आते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि जहां से ये आ रहे हैं वहां इनका बहुत ही बड़ा भंडार मौजूद है। लेकिन आखिर वह है कहाँ? हो सकता है हमारा सोलर सिस्टम ऐसी कॉमेट से भरी डिस्क से घिरा हुआ हो, और वह है ओर्ट क्लाउड। दोस्तों वैज्ञानिकों की एक कैलकुलेशन के मुताबिक इस क्लाउड में 2 खरब से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकते हैं, मगर ओर्ट क्लाउड की इस दुनिया को हमने रियलिटी में कभी देखा नहीं है। अभी तक ये एक कोरी कल्पना है। आखिर धूमकेतु वहां से अपनी जगह चेंज करके सौरमंडल के अंदर की तरफ क्यों आते हैं, इसके ऊपर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकता है जो उन्हें डिस्टर्ब करके इधर धकेल रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो ओर्ट क्लाउड की गहराई में एक स्टार मौजूद है जिसे वैज्ञानिक नेमेसिस के नाम से जानते हैं, मगर दोस्तों अभी तक तो यह एक कोरी कल्पना है। इसे वैज्ञानिक अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट वहां पर मौजूद है तो वह चमक क्यों नहीं रहा है? इस पर वैज्ञानिकों की माने तो यह एक ड्वार्फ स्टार है। ड्वार्फ स्टार उस तारे को कहा जाता है जो वजूद में ही नहीं आया था। दोस्तों अगर बात की जाए ओर्ट क्लाउड का एरिया की, तो यह 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ हो सकता है। तो आप इस बात का तो अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी स्टार की, तो वह है अल्फा सेंचुरी, जो सूर्य से लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहा जाता है जितनी दूरी प्रकाश 1 साल में तय करता है। दोस्तों अल्फा सेंचुरी के पास भी हमारे सौरमंडल की तरह ओर्ट क्लाउड मौजूद हो सकता है, जिस वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलते जुलते रहते हो। इन दोनों तारों के बीच जो जगह मौजूद है, हो सकता है वहां पर हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी छोर मौजूद हो। मगर दोस्तों पक्के तौर पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का अंतिम किनारा कहाँ है।
अगर हम प्लैनेट को शामिल करके सौरमंडल का अंतिम किनारा देखें तो वह नेपच्यून तक हो सकता है, लेकिन अगर बौने ग्रह को भी शामिल करके सौरमंडल का अंतिम किनारा डिफाइन करें तो सौरमंडल कुइपर घेरे तक सीमित है। मगर दोस्तों, हमारे सौरमंडल का गुरुत्वाकर्षण अरबों किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट को भी इफेक्ट करता है। अगर उसे ध्यान में रखते हुए हम सौरमंडल का अंतिम किनारा डिफाइन करें तो यह ओट क्लाउड से भी परे हो सकता है। मगर दोस्तों, ओट क्लाउड अभी तक एक थ्योरी है, तो हम पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अभी तक हमें सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ जानना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा सौरमंडल का दायरा किस हद तक सीमित है। तो दोस्तों, अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।